आज हमारे साथ बूंदी विधानसभा क्षेत्र के धाकड़ और कर्मठ विधायक के उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी रुपेश जी शर्मा के साथ हैं। विधानसभा क्षेत्र में माचिस से परिवर्तन की आग लगाने को तैयार है। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई भाई साहब? राजनीति में आपने पहला कदम कहाँ से रखा? पहले तो मैं दीपावली की सभी बूंदी विधानसभा क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। छात्र राजनीति की शुरुआत मैं जब 11वीं क्लास में था सन 1989 उसी समय शुरू हो गई थी। विद्यार्थियों के कई कामों में छोटे छोटे काम थे, कहीं कंसेशन लेना हो, विद्यार्थी गांव से आते थे उनको केरोसिन दिलाना हो, कई प्रकार की उनकी जो समस्याएं थी उनको लेकर उनकी मदद करने के लिए खड़े होने का मन था। धीरे धीरे जुड़ाव बढ़ता गया तो काम बढ़ता गया, शुरुआत हो गई। जी भाई साहब आपने निर्दलीय लड़ने का कैसे डिसीजन लिया? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, और मैंने लगातार पक्ष रहा हो या विपक्ष रहा तब पार्टी के पक्ष में काम किया है, विपक्ष रहा तब लगातार प्रतिपक्षी पार्टी की जो जनविरोधी नीतियां थी उनको लेकर संघर्ष किया है। और इन 5 सालों के दौरान जी सशक्त विपक्ष की भूमिका हम लोगों ने निभाई है और जिस तरह का निर्णय किया गया वो निर्णय मेरा नहीं था, वो निर्णय सारी पार्टी और कार्यकर्ताओं ने लिया। जी, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान और जनता के सम्मान में उन सब ने ये निर्णय लिया है, उस निर्णय को मैंने इम्प्लीमेंट किया। जी भाई साहब इस बार सर जो आपके विपक्ष में है अशोक जी डोगरा और हरिमोहन जी शर्मा, तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आपको हराने की कोशिश में, इसका मतलब माचिस मजबूत स्थिति पर है। ये दोनों अलग कब थे? आज से 10 साल पहले के परिदृश्य में चल जाइए आप जी। ये दोनों ही नूरा कुश्ती करते थे, मिलके एक चुनाव लड़ता था, दूसरा उसको जिताने का काम करता था। तो ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों आज भी इनको शहर अलग नहीं मानता है, आज भी इन दोनों को एक मानते हैं। इनके एक फोटोग्राफ चलते हैं, एक से कपड़ों में है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये राजनीति में इनकी प्रतिद्वंदिता नहीं है, एक नूरा कुश्ती है। और मुझे जनता इन दोनों के बीच संघर्ष के रूप में लड़ता हुआ देखेगी और लड़ता हुआ ही देखती है। मैंने तो दोनों से लड़ाई लड़ी है। आपकी जो छवि है भाई साहब वो पूरे बूंदी जिले में सर आपकी छवि बनी हुई है, आपको पूरे बूंदी जिले से प्यार है। जहाँ पूछो कि रुपेश जी शर्मा की अगर बात चलती है तो सब ये बोलते कि नहीं रुपेश जी शर्मा आ रहे हैं इस बार बूंदी में। तो इतना प्यार और इतनी जनता जो आपसे इतना प्यार करती है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? देखिए, आप जिस फील्ड में हैं जी, उस फील्ड के साथ पूरी ईमानदारी से आप काम करिए। जी, किसान को आप जरूरत पड़ती है तो किसान के लिए काम करिए, मजदूर को जरूरत पड़ती है मजदूर के लिए काम करिए, विद्यार्थी को जरूरत पड़ती है विद्यार्थी को काम करिए। 36 कौम को आप साथ लेकर काम करेंगे, समग्रता आएगी, ईमानदारी से काम होगा, जरूरतमंद के साथ आप खड़े होंगे। जनता लोकतंत्र में सब कुछ देखती है और जनता ही लोकतंत्र की माई बाप है, वही आपकी कॉपी जांचती है। अगर आपका काम प्रामाणिक है, आप ईमानदारी से राजनीति में मेहनत करते हैं तो जनता का भी वैसा ही प्यार आपको मिलेगा। जी भाई साहब हमारे यहाँ जो मानदाता बालाजी है जी बूंदी में, उनके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला। उसके बाद मानदाता बालाजी तक आज जनता जा रही है। वहाँ पे बहुत सारे नेता जाते भी हैं, वादे भी करते हैं कि यहाँ पे हम विकास करवाएंगे, पर वो विकास कार्य जनता को अभी तक नहीं दिख रहे। मानदाता बालाजी जी, जिनसे पूरे बूंदी जिले के नहीं अब तो पूरे प्रदेश की श्रद्धा जुड़ी हुई है और जिस तरह से लोगों की आस्था और श्रद्धा बालाजी के प्रति है, वहाँ जिस तरह त्रिनेत्र गणेश जी सावे माधोपुर में जी, वो भी वन विभाग में है, लेकिन वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है। मानदाता बालाजी की अगर सीढ़ियाँ और मंदिर बनता है तो किसको आपत्ति? वहाँ सीढ़ियाँ भी बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, छतरी जो निर्माण है वो भी होना चाहिए। और लोगों ने चुनाव के पहले वहाँ जाना, वादे करना, ये मेरा मानना है। यदि मुझे अवसर मिलता है और सरकार में मैं आता हूँ, सरकार के माध्यम से और कहीं कोई ऐसी भूमिका देती है तो मैं संघर्ष के माध्यम से ये काम आगे बढ़ाऊंगा। जी सर। तो आपकी कर्तव्य निष्ठा तो सर देखते ही बनती है। जो केडीए बिल वापसी हो गई, बिजली आंदोलन हो गया, किसानों के लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी, महिलाओं के लिए लड़ते हैं आप, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लड़ते हैं और साधु संतों के लिए भी आपने लड़ाई लड़ी। तो इतनी कर्तव्य निष्ठा और इतनी एनर्जी ये आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, आप जब काम करते हैं राजनीति में, मन लगाकर कोई काम किया जाता है, आपको उसमें एक रस नजर आएगा। जी, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से आप संघर्ष करिए।
पूरी मेहनत और लगन के साथ संघर्ष करिए, परिणाम देने वाला ईश्वर है। जी लेकिन जब आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, पूरी लगन से काम करेंगे, तो नेगेटिव जो एनर्जी है वो अपने आप क्रैश होगी, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप आने लगेगी। तो आपके एनर्जी का सोर्स क्या है? आप एनर्जी लेते कहाँ से हैं? वो सोर्स आपका क्या है? ये जनता ही है जो एनर्जी देगी, जी भाई साहब। लेकिन जनता तब एनर्जी देगी जब आपका काम प्रामाणिक और ईमानदारी से हो। जी, तो सर बीजेपी और कांग्रेस का तो अपना अपना मैनिफेस्टो है, पर मैं आपसे आपका मैनिफेस्टो जानना चाहता हूँ कि अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो आप जनता को क्या मैनिफेस्टो लेके मैदान में उतरे? देखिए, बूंदी बहुत ही सुंदर शहर है जी प्राकृतिक रूप से। यहाँ ईश्वर ने इतनी कृपा बरसाई है, लेकिन जिस तरह मोर सुंदर होता है, लेकिन उसके पैरों की तरफ देखकर मोर अपनी आंखों से आंसू छलकाता है, जी इस बूंदी की दशा इन नेताओं ने वर्षों से कुछ ऐसी ही की हुई है। इसीलिए जनता बड़ी आस और उम्मीद लगाई हुई है। अब 15 साल का इनका कार्यकाल उठाकर देख लीजिए और उसके पहले की स्थिति उठाकर देख लीजिए, जी बूंदी को कुछ मिला नहीं है। मतलब बूंदी में काम जो किए गए हैं वो सिर्फ फील इन द ब्लैंक विद कैपिटल वर्ड। छोटी छोटी चीजें ऐसी है जिनको प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए, बताया नहीं जाना चाहिए, टोकन चीजें हैं, उनका इस तरह का शोर मचाते हैं। तो ये जिला मुख्यालय के साथ न्याय नहीं है। विकास हुआ है ये अपने आप नजर आ जाता है, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कहीं कुछ बन रहा है उसकी खुशबू बाहर तक फैलेगी, आपको कहने की जी जरूरत है। जी तो बूंदी जिन चीजों से जूझ रही है, आज समाचार पत्र लिखते हैं ना, जी आंसू बहाता बूंदी, सड़कों की दुर्दशा बूंदी, दुर्दशा। ये समस्या बूंदी, वो समस्या बूंदी। आप देखिए किस तरह की ये लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका हर साल जो मैनिफेस्टो, मतलब इनका जो घोषणा पत्र है, वही चीजें लिखी हुई है जो आज से 15 साल पहले लिखी हुई, कोई अंतर नहीं है उनमें। उसको अगले चुनाव में फिर रिपीट करें, अगले चुनाव फिर रिपीट करें, तो काम किया, क्या किया? काम सिफर। तो जनता आज अगर मन बना चुकी है परिवर्तन का, वो इसीलिए है। जब उम्मीद धुंधली होती है, जब उम्मीद जनप्रतिनिधियों से रखती है, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो जनता अपने आप कहीं ना कहीं वो अपना नेता चुनना जानती है। कहाँ मुझे उम्मीद नजर आती है, कौन कर सकता है जी। ये बात। तो मतलब बूंदी को बदलना ही आपका मैनिफेस्टो है? मेरा डेवलपमेंट, मेरा चुनावी मैनिफेस्टो भी है, मेरा विजन भी है। छोटी छोटी तहसीलें आगे जा रही है। जी जी जी, बूंदी का देख रहे डेवलपमेंट। हैं, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन छोटी छोटी तहसीलें आगे जा रही है। ये जिला मुख्यालय है, सब कुछ प्रचुर संभावना है। पत्थर यहाँ का प्रसिद्ध है, चावल यहाँ का प्रसिद्ध है, सारे सब कुछ पर्यटन यहाँ का देखिए आप। जी प्रकृति ने सब कुछ दिया है, उसके बावजूद बूंदी पीछे क्यों? बूंदी को आगे ले जाने की लड़ाई है। दूसरी बात, केडीए के विषय में मेरा ये कहना है कि बूंदी के पास कोटा है जी बस। और सब फले फूले में कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोटा ने जिस तरह बूंदी का दोहन किया है, शोषण किया है, बूंदी के अस्तित्व पर संकट खड़ा किया, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। केडीए के विषय में हमारे जनप्रतिनिधियों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर जनप्रतिनिधि केडीए का प्रस्ताव आने पर सदन में विरोध करते, प्रस्ताव पेश होते वक्त विरोध करते, तो शायद इस मामले में कुछ होता। लेकिन जनप्रतिनिधि ने जिस तरह महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सारे लोगों ने, भीष्म पितामह से लेकर सब लोगों ने मौन धारण कर लिया जी। सदन में ही तो रोकना था उसे, बाहर आप आकर जनता को कहो कि हम अब वो भी जनता का जब दबाव बढ़े जी, तब आपके फौरी बयान आ जाए खाना पूर्ति के लिए, तो जनता उससे सब समझती है। जहां लड़ाई लड़नी थी वहां लड़ाई लड़ी नहीं। हम इस विषय में लड़ाई लड़ेंगे, आगे जाएंगे। ये बूंदी के अस्तित्व पर संकट खड़ा करने वाला कानून है जो कांग्रेस सरकार लाई है, इसमें दोनों दोषी हैं। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बूंदी के साथ इतना बड़ा कुठाराघात किया है। एक तरफ तो वीर कुंभा जो नकली बूंदी के लिए मर मिटे, दूसरी तरफ बूंदी के ही महाकवि सूर्यमल मिश्र ने कहा कि इला न देनी आपनी हालरिया हुल रहा है, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। यानी बूंदी की 1 इंच की जमीन को भी देना वो नागवार समझते हैं, क्योंकि ये अस्तित्व का सवाल है। और बूंदी के जो 63 गांव
बूंदी जिले के जो गांव कोटा को सुपुर्द किए हैं, यहाँ का रेवेन्यू लॉसेस होगा, जी भाई साहब। यहाँ के लोग रोजगार के लिए यहाँ नहीं आएंगे, वहाँ का जो खनन व्यवसाय उद्योग है वो चौपट हो जाएगा, और पीढ़ियों से लोग जो सिवाय चक जमीनों पे काबिज हैं, कोई 8 बीघा, कोई 4 बीघा, कोई 2 बीघा, कोई पशुपालन कर रहा है, कोई खेती कर पेट पाल रहा है, ऐसे हजारों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। खनन उद्योग उस पर कई तरह का मल्टीपल उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा होगा, और इन सब चीजों के जो विस्फोटक हालात होंगे वो बड़े बुरे होंगे। दुखदायक होंगे। इन सब चीजों को सोचने का एक दूरदृष्टि विजन होना चाहिए। इसका सीधा नुकसान बूंदी को है। जी, तो आपको बूंदी को आप अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं? जाना ही चाहिए। नहीं, जाना भी चाहिए वैसे। अब सब पूरे देश में एक चर्चा आजकल बनी हुई है महिला एम्पावरमेंट पर। जी, जो भी केंद्र सरकार ने भी उस पर बिल पास किया है महिला आरक्षण के लिए। तो मैं महिला एम्पावरमेंट पे आपके विचार क्या है, मैं उस पर आपकी बात जानना चाहूँगा। मोदी जी ने जो बिल पास किया है, माननीय जी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बिल पास किया है। इसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है, और हम सब लोग हैं तो वही, जी, तो हम लोगों ने तो उस निर्णय की प्रशंसा की है। होना ही चाहिए, मातृशक्ति आगे आना चाहिए। और महिला एम्पावरमेंट को आप कैसे बूंदी में आगे बढ़ाएंगे? देखिए, बूंदी, मैं तो ये कहूँगा, बूंदी महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हड़ी रानी बूंदी की तो बेटी थी, जी, हाड़ी रानी बूंदी की बेटी है। और जहाँ ऐसी वीर प्रसूता ये मातृभूमि बेटियां पैदा करती है, वीर कुंभा से बेटा पैदा करता है, तो बूंदी में नेचुरल सी बात है, हमें आगे रहना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रयास होंगे वो बताओ। अब मैं सर आपके जो विपक्ष में हैं उनके लोग के आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। जैसे अशोक जी डोगरा के लिए आप 1 वर्ड में उनको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बताने के लिए कुछ है ही नहीं ना। 15 साल में वही बार घोषणा पत्र रिपीट होता है, मैं क्या टिप्पणी करूं? मैं उनका सम्मान करता हूँ, उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं जी। बताने लायक कोई बात हो तो मैं उस पर डिस्कस करूँ। 15 साल में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको प्रचारित किया जा सके। बूंदी में बहुत कुछ होने की गुंजाइश है, बहुत कुछ होने की संभावना है। और कांग्रेस जो उम्मीदवार है जो हरिमोहन जी शर्मा, देखिए, हार और जीत अपनी जगह होती है जी, लेकिन जब सरकार होती है और सरकार का हारा हुआ जो प्रतिनिधि होता है वो बूंदी को, क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए ईमानदारी से काम करे। या कोई ऐसी चीज ला ही नहीं पाए। मैंने कई बार हर साल बजट में बूंदी की जो उपेक्षा हुई है उसको लेकर हर बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखना हो, बजट के पहले सुझाव मांगे जाते हैं, सुझाव दिए हैं, पत्र लिखे हैं, विरोध प्रदर्शन किए हैं, क्या क्या चीज बूंदी में होनी चाहिए। लेकिन उन किसी भी चीज को हर साल जी, बजट पेश होते वक्त ये सब चीजें होती है, लेकिन जब बजट घोषित होता है उसमें बूंदी निराश होती है। खाना पूर्ति जैसी चीजें भी बूंदी को नहीं दी जाती। आप देखिए, सड़कें टूटी हुई है बूंदी में। बूंदी से लेकर नमणा और गरडदा की सड़क वर्षों से छलनी है। किस तरह से लोग जाते होंगे, उनकी पूरा शरीर देख, धूल उनको खानी पड़ती है, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, रीढ़ की हड्डी में समस्या आती है। इसी तरह बूंदी से लेकर दलेलपुरा तक का रोड है, जो प्रसिद्ध स्थल चौथ माता है जी, आगे कई सैकड़ों गांव के लोगों का आवागमन होता है। वो रोजाना किस तरह के जर्जर गड्ढों में धूल से उनको 2-2 4 होना पड़ता है। तो कई जगह ऐसी समस्या है। यानी बूंदी में नागरिकों ने बूंदी को गड्ढों से मुक्त करो संघर्ष समिति बनाई। ये टाइटल जो है ये बूंदी की दशा बताता है। हमने कई सड़कों पर सड़कें बनाने के लिए सड़कों पर संघर्ष किया है। कनक दंडवत यात्राएं की है। कनक दंडवत यात्राएं की तो यही आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस सरकार और इनके जो प्रतिनिधि हैं, इन्होंने गंदा पानी छोड़ दिया तालाब से। लेकिन कार्यकर्ताओं का हौसला डिगा नहीं, उस गंदे पानी में भी कनक दंडवत यात्राएं की। पूरे राजस्थान का ध्यान उस पर खिंचा और नतीजा यह निकला कि जब जन आंदोलन बढ़ा तो मजबूरी में जहाँ भी हमने आंदोलन किए, हमारे आंदोलन के बाद तुरंत सरकार को स्वीकृतियाँ देनी पड़ी और फाइनेंशियल अप्रूवल भी तुरंत देनी पड़ी। तो शहर में देवपुरा का रोड ले लीजिए, चौमुखा बाजार का रोड ले लीजिए, जैन दादाबाड़ी का रोड ले लीजिए, जवाहर नगर कॉलोनी का रोड ले लीजिए, ऐसे माटुंदा रोड, ऐसे कई रोड इनको बनाने पड़े और सब रोड जन आंदोलन के बदौलत बढ़े। जबकि इन कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने ये बयान दिए थे और इस प्रकार की चर्चा की थी इनके कार्यकर्ताओं की,
हम जब आंदोलन करते थे तब ये लोग कहते थे कि किसी स्थिति में नहीं बन सकते, खाना पूर्ति करवा लो, मिट्टी डलवा लो, ये डलवा लो, ये चीजें। जब कोई चीज अगर आंदोलन भी होता है, पक्ष और प्रतिपक्ष की जनहित के मामलों में सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। नकारात्मक भूमिकाएं किसी को भी खड़ा नहीं करती है। नकारात्मक भूमिकाएं खत्म होना चाहिए। अगर कहीं कोई अच्छा सारगर्भित प्रयास होता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते राजनीति में तो मौन रहो, लेकिन जिसका जो दायित्व है उसको पूरा करना चाहिए। प्रतिपक्ष की भूमिका 5 साल हमने मजबूती से निभाई है। जी भाई। सरकार ने चाहे लाठियां चलाई हो, दमन करने का प्रयास किया हो, लेकिन कार्यकर्ता हमारे पीछे नहीं हटे। कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। और मेरा इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी के टिकट का वाजिब हक था। उस वाजिब हक की सर्वे में मैं अव्वल रहा हूँ जी। 5 साल में लगातार चरेवती चलता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। लेकिन जो लोग जनप्रतिनिधि कुर्सियों पर बैठकर नींद निकालते हैं, जनता के बीच कोई एक आंदोलन बता दें उन्होंने किया हो, ऐसे लोगों को जब ऊंचे लोग सिफारिश कर कार्यकर्ता का दमन करते हैं, कार्यकर्ताओं को कुचलते हैं, तो जनता के बीच में से कार्यकर्ता की आवाज आती है, जिसका आप परिणाम देख रहे हैं। सर आपके साथ इतने सारे युवा हैं सर, युवाओं की टीम आपके साथ पूरी लगी हुई है। जहाँ भी आप युवा से बात करेंगे बूंदी विधानसभा क्षेत्र में, तो उनके मुंह से एक ही नाम निकलता है, रुपेश जी शर्मा। तो युवाओं के बीच ऐसा जादू हुआ कैसे? देखिए, मैं 1989 से छात्र राजनीति से जी जमीन से इस फील्ड में आया हूँ। मैंने युवाओं का और जवानों का नेतृत्व किया है। आज जो मेरे समक्ष प्रत्याशी हैं वो लगभग एक शायद 80 प्लस है, 80 प्लस और एक लगभग 80 के ऑलमोस्ट 80 जी। दिक्कत कोई नहीं है। उम्र भले 72 हो या 75 हो, अगर किरोड़ी लाल जी मीणा जी और प्रहलाद जी गुंजल जैसे नेता हो तो 72 वर्ष की उम्र में भी 16 साल के जवान जी। और अगर कोई युवा 16 वर्ष का हो, उसकी संवेदनाएं, उसकी सक्रियता, ये सारी भावनाएं शिथिलता पर है या ये भावनाएं मर जाए तो 16 साल का जवान होकर भी बूढ़ा है, 90 वर्ष का वृद्ध है। वृद्ध व्यक्ति की कार्यशैली और व्यक्ति का आचरण, ये सब बातें दर्शाता है। जनता संकट में, कहीं कोई महिला पुलिस ने हत्या कर दी, आप बोल नहीं रहे हो, हम थाने पर बैठकर थाने को घेर रहे हैं। कहीं यहाँ खटकड़ में एक मीना समाज के बालक बालिकाएं थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोग रोड घेर कर बैठे 36 घंटे। अब वहाँ जनप्रतिनिधियों ने क्या किया क्या नहीं किया मैं उसकी यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जनविरोधी आचरण कभी नहीं होना चाहिए। अपनी ईमानदारी से जहाँ भी ये सब हुआ, बील बालिकाओं की हत्या कर दी गई। अब ऐसे मौकों पर जब जनप्रतिनिधि बोलेंगे नहीं, आना तो दूर, बोलेंगे नहीं, उनका साथ और सहयोग नहीं करेंगे, और जब कोई कार्यकर्ता ईमानदारी से लड़ेगा तो फिर अपने आप युवा भी साथ आएंगे, बुजुर्ग भी साथ आएंगे, महिलाओं का भी साथ मिलेगा। और समग्र समाज जब उठ खड़ा होता है तो समाज में युवा तो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरावल दस्ता है युवा जी, क्योंकि किसी भी चीज के प्रति जो टकराने की क्षमता होती है वो युवाओं में होती है। और अगर अन्याय होता है उससे भी युवा ही टकराता। और आपको जो आवाज आ रही है ये अन्याय के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध आई आवाज। आज मैं बूंदी के पहाड़ों पर जा रहा हूँ जहाँ मकान बने हुए हैं। 15 साल में एक बार जनसंपर्क किया हो तो पता है दोनों प्रतिनिधियों ने न वहाँ जा पाएंगे जी, क्योंकि उम्र है, ये उम्र आराम की उम्र है, चलना फिरना जी अच्छे से नहीं होगा। आराम की उम्र में अगर युवाओं का अधिकार मारकर निष्क्रिय जनप्रतिनिधि थोपे जाएंगे तो फिर जनता स्वयं उनको रिटायरमेंट देगी। और काम करने वाले संघर्षशील जनता के लिए आग में कूदने वाले नौजवान का जनता खुद वेलकम करती है, खुद आगे लाती है। जी भाई, अगर आप जीत जाते हैं तो जीतने के बाद सबसे पहला काम ऐसा कौन सा होगा जो आप सबसे पहले करेंगे? देखिए, लोकतंत्र की भगवान तो जनता है। जी जी जी। और मैं इस जनता के दरबार में एक याचक की तरह हूँ जी। मैं भी अपनी याचना लेकर जनता के बीच जा रहा हूँ। भाई आप देख लीजिए आपको अपना सेवक कौन चुनना है जी। उम्मीद बहुत है
क्योंकि बूंदी की जनता विकास को लेकर एक लंबे अरसे से उम्मीद लगाए बैठी उम्मीद है। लगाए बैठी। और उसकी उम्मीद दूसरी तो ये, लेकिन उसने एक उम्मीद देखी है। जी जिस तरह से लोग कार्यकर्ता, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता सब मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो बड़ी उम्मीद लगा खड़े हुए हैं बूंदी के लिए। बूंदी के लिए। जनता में आप युवा देखिए, इनको बूथ पर कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, और बूथ पर मेरे साथ फौज नजर आई। फौज नजर आएगी युवाओं। वो सिर्फ इसलिए लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, और जनता के बीच मैंने काम किया है। तो नौजवान जिसकी मैच्योर सोच है, काम करने के प्रति उसमें जज्बा है, ऐसे नौजवानों को का वेलकम करना चाहिए। और समय कहीं किसी का रहता नहीं है। जी कल वो थे, आज कोई और है, कल कोई और। कल कोई और है। जी पेड़ पर जब पत्ते सूखते हैं तो पत्ते गिरते हैं, खिलते हैं, वसंत आती है, नए पत्ते आते नहीं हैं। पता। उन पत्तों का भी कल यही यही हाल होगा। जी नाम होगा। इस चीज को कोई समझते नहीं, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और उस नियम को समझना चाहिए। नए नौजवानों को आगे लाना चाहिए, और पुराने लोगों को अपने अनुभव का उनको लाभ देना देना चाहिए। मुझे, मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं दोनों का सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति में दोनों तरफ देखिए, नौजवानों को अवसर देने वाली बात नहीं है, जी प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं, शिक्षित करने वाली बात नहीं। तो नौजवान तो फिर जमीन से निकलता है। जी यदि है तो आ जाएगा। पहला काम इतने जी इतने उलझे हुए हैं बूंदी में। जी मैं आज वार्डों में जा रहा हूँ, जी। वार्डों में घूम रहा है, देखिए कितनी गलियां टूटी हुई है, कई छोटी छोटी चीजें जनता मांग रही। इन्होंने दोनों के लिए कहूँगा मैं, इन्होंने तो चुनाव में कहा था कि बूंदी गांव में मैं इसको शहर बना दूंगा। मैं जब गलियों को देख रहा हूँ, बूंदी को देख रहा हूँ, डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा, बल्कि छोटी छोटी जो चीजें हैं जी उन वो चीजें इतनी जटिलता में कि भाई ये हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ 5 साल में कुछ इस तरह का नजर आता है कि ऐसा लगता है कि एक लूट सी मची हुई है, और वो भी जनता से। तो दोनों तरफ मुझे कोई उम्मीद नहीं आती, लेकिन मुझे अगर अवसर मिलता है तो उन सारी चीज़ों को सुधारने का काम 5 साल पर्याप्त है। मैं पूरी मेहनत करूँगा बूंदी के लिए, ईमानदारी से काम कर यहाँ पर्यटन की विपुल संभावना है। मैं पर्यटन के बहुत ज़्यादा संभावना जी। पत्थर उद्योग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मैं पत्थर उद्योग के लिए काम करूँगा। चावल उद्योग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चावल को के लिए उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए मैं काम करूँगा। युवाओं में स्किल डेवलपमेंट हो, उसके लिए अच्छे, आप जैसे अच्छे लोगों से राय ली जाएगी। इसके जो एक्सपर्ट हैं और वो यूथ हैं, उनको बुलाकर युवाओं से चर्चा करके क्या चीज़ हो सकती है बेटर, बेस्ट, वो उस पर काम होगा। लेकिन 5 साल में बूंदी विकास की दौड़ में निकलेगा, ये मेरा विश्वास है। जी। राजनीतिक क्षेत्र में आपका इतना सारा अनुभव होगा, 25 साल से आप राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मूवमेंट हो आपकी लाइफ का राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ जिसको सोचते हैं आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है? संघर्ष का तो कई तरह के ऐसे प्रसंग रहे जी। मेरी बहुत कम उम्र थी, और कलेक्ट्रेट के बाहर एक आंदोलन था, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बड़े थाना अधिकारी थे, डीवाईएसपी थे। चूँकि आंदोलन की प्रवृत्ति शुरू से रही विद्यार्थियों के लिए, उनका उद्देश्य था कि हम इसको कहीं ना कहीं लाठियों से पीटेंगे। जी। एक बार लाठी चार्ज हुआ और हम रेल रोकने गए थे। उस वक्त जब लाठियां चली तो जिस तरफ ट्रेन थी उस तरफ लाठियां चली, तो मुझे बचने के लिए ट्रेन के अंदर जाना पड़ा। ट्रेन स्टार्ट हो गई और उस वक्त बाहर निकलना चुनौती थी। अच्छा। तो कभी कभी मैं उस घटना को कई बार रेल देखता हूँ तो आपको याद घटना मुझे याद आ जाती है। तो उस तरह का था, और प्रसंग कई हुए हैं। बूंदी की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बूंदी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी अंतरात्मा से हम तीनों लोगों को देखें, किस व्यक्ति में आप विकास की उम्मीद देखते हैं, किस व्यक्ति में आप इस शहर को आगे ले जाने की उम्मीद देखते हैं, किस व्यक्ति में आप जुझारूपन देखते हैं, जो बूंदी के प्रति लंबे अरसे से चिंतित रहा हो, उसने बूंदी के लिए को जिया हो और बूंदी के लिए संघर्ष किया। आप उस व्यक्ति को मतदान करें
यही मेरा कहना है। बहुत अच्छे समय पर दीपावली आई है हाँ और मुझे ये रावभाव सिंह जी और भगवान श्री कृष्ण की मैं कृपा मानता हूं, जिन्होंने मुझे चुनाव चिन्ह माचिस दिया है। इस माचिस से जो बूंदी का अवरुद्ध विकास है वो प्रगति पथ पर अग्रसर हो और जो बूंदी में अवरुद्ध विकास का अंधेरा है वो छटे, इसके लिए इस माचिस को जलाइए, विकास का दीपक जलाइए और उस दीपक से सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मंगल होगा और जो घुप अंधेरा है वो छटेगा। ठीक भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।